तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने कुछ ही समय पहले द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया था, जिस ट्रिलॉजी के अंदर 3 फिल्में आने वाली थी और चैप्टर 2 रिलीज हो चुका है और आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि इस मूवी का डायरेक्ट सीक्वल होने वाला है। इनकेस आपने मिस कर दिया है पहले पार्ट को, जल्दी से जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट, डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 कहानी की शुरुआत ठीक वीनस टाउन में ही होती है, जहां पर आखिरी मूवी के डाइनर को हम देखते हैं, जहां पर एक आदमी शहर से गुजर रहा होता है। वो रास्ते में वहीं डाइनर के अंदर खाना खाने रुकता है। अभी पिछली कहानी को आधार रखकर बता दें तो यहाँ इस टाउन के अंदर लोग आते हैं, वो डाइनर में खाना खाने जाते हैं और उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है, मतलब कि एक प्लानिंग करी जाती है और फिर उनको एक एयरबीएनबी में भेजा जाता है जो कि शहर की आबादी से दूर जंगल में है, जहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए स्ट्रेंजर्स उनको हॉन्ट करते हैं, हंट करते हैं और फिर जान से मार डालते हैं। अब आखिरी मूवी के अंदर माया और रायन के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर माया जो थी वो खुशकिस्मत थी और पुलिस सही समय पर वहाँ पर आ गई, जिससे कि जो किलर्स थे वहाँ पर भाग गए और वो बच गई थी, जो कि फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर है। लेकिन ये स्ट्रेंजर्स अपने टारगेट को किसी भी हाल में खत्म करना चाहते हैं, भले ही उस चीज के लिए उन्हें किसी भी जगह पर किसी भी हद तक जाना पड़े। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, एक आदमी शहर में आया है जो कि डाइनर में खाना खाने रुकता है। उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और डाइनर की वेट्रेस शैली उसको यहीं पर पास में रुकने के लिए कहती है। बाहर के लोग कहते हैं कि मोटल नहीं तो एयरबीएनबी ले लो, और अब वो एयरबीएनबी जाने लगता है। तो वेट्रेस, जिसकी आज शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई थी, वो उसी रास्ते से जा रही होती है, जो कि उस आदमी को लिफ्ट देती है। और आखिरी मूवी के अंदर भी सेम चीज हुई थी, शैली ने ही यहाँ पर रायन को और माया को लिफ्ट दी थी। अब वो आदमी इस एयरबीएनबी के अंदर रुकता है और सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं पार्ट 1 में कि वहां पर क्या कैसे होता है। खैर ये आदमी अब वहां पर अपना समय बिता रहा होता है कि तभी कोई लड़की बार बार दरवाजे पर दस्तक देती है और वही बात पूछती है कि टमारा है क्या, जिस पर वो मना कर देता है तो वो चली जाती है। और हाँ, उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर चेहरा वो देख लेगा तो पता चल जाएगा कि ये लड़की जो टमारा के लिए पूछने आती है असल में ये वही वेट्रेस शैली है। जी हाँ, जो कि उन्हीं 3 मास्क पहने हुए किलर्स में से एक है, जिसका नाम पिन अप गर्ल है। एनीवेज अब उसके 2 साथी स्केयर क्रो और डॉल फेस उसको ज्वाइन करते हैं और वो तीनों मिलकर उस आदमी को बड़ी बेरहमी से खत्म कर डालते हैं। इनफैक्ट हमने यहाँ पर देखा भी था लास्ट मूवी के अंदर कि जब माया पत्तों के अंदर छुपी हुई थी तो उसके बगल में किसी का शरीर था, उसकी हड्डियों का ढांचा था। यानी कि यहाँ पर ऐसे ढेर सारे रैंडम लोग इन स्ट्रेंजर्स के हाथों मारे जा चुके हैं और ये मूवी एक तरह से रियल स्टोरी है, क्योंकि सिर्फ 2023 के अंदर ही यूनाइटेड स्टेट्स में स्ट्रेंजर्स के हाथों 1670 लोग मारे जा चुके हैं, जिनको रैंडमली चूज कर लिया जाता है। खैर अब कहानी आ जाती है लास्ट मूवी के इवेंट्स के कुछ ही दिनों बाद माया पर, जो कि लास्ट मूवी में बचकर हॉस्पिटल तो आ गई थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ था और उसके मंगेतर को यानी कि उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया गया था, तो उसके नाइटमेयर्स उसको परेशान कर रहे हैं। खैर अब वो काफी घायल भी हो गई थी, जहां पर उसे होश आता है, जहां पर डॉक्टर टेट और नर्स डैनिका उसको संभालते हैं, जिनसे वो रायन के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि उसका खून काफी बह गया था और वो लोग उसे बचा नहीं पाए। ये सुनकर माया पूरी तरह से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर उसको संभालते हैं और थोड़ी देर के बाद में शेरिफ रॉटर और वॉल्टर्स उससे बात करने आते हैं, जो कि पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या उसे कुछ याद है। अब वो याद करके बताती है कि 3 किलर्स थे, सबने मास्क लगाए हुए थे और उनमें से एक लड़की जो है वो बार बार टमारा का जिक्र करती थी। उनके पास में एक कार ट्रक भी था, साथ ही साथ वो ये सारी चीजें मजे के लिए कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वो बताती है कि वो ये सारी चीजें ऐसे कर रहे थे मानो कोई रिचुअल कर रहे हो, और क्या ऐसा पहले भी हुआ है। अब इस पर वॉल्टर्स कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी रॉटर उसको रोक देता है और वो ये भी कहता है कि शायद से इंजरीज की वजह से माया की जो मेमोरी है वो कमजोर सी हो गई है। मतलब क्या वो जो कुछ भी हुआ उसको छुपाना चाह रहा था, और ये हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पर इतने लोग मारे जाते थे, लेकिन सिक्योरिटी इतनी वीक कैसे हो सकती है। मतलब कि स्टेट और पुलिस में से जो लोग हैं वो चीजों को कवर करके रख रहे थे। खैर वो माया से कहते हैं कि वो जो कोई भी कातिल है उनको जल्द ही पकड़ लेंगे और वो वहां से निकल जाते हैं। खैर अब ये दोनों डाइनर के अंदर आते हैं, जहां पर डाइनर की ओनर कैरल इस हादसे के बारे में बात कर रही होती है। क्योंकि ये टाउन ज्यादा बड़ा नहीं होता तो खबर काफी फैल गई थी, जैसे कि इस हादसे की खबर बहुत ही तगड़ी तरह से फैली हुई थी, जहां पर सबको लग रहा होता है कि रायन और माया मारे गए, लेकिन रॉटर कंफर्म करता है कि नहीं, खाली रायन खत्म हुआ था, माया अभी भी जिंदा है। अब ये सुनकर होता यह है कि डाइनर के अंदर मौजूद कुछ लोग जो होते हैं उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे, क्योंकि शैली तो एक किलर है ये पक्की बात है, लेकिन बाकी 2 जो थे यानी कि स्केयर क्रो और डॉल फेस वो अभी भी अनजान थे और इन्हीं मासूम चेहरों में से कोई भी 2 वो हो सकते हैं। अब एक लड़की जैस्मीन शेरिफ से बात करती है कि उसके हिसाब से ये सब खुद माया ने ही किया है ताकि उसे रायन की इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए और वो अमीर हो जाए। वॉल्टर्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये बातें तो चली रही होती हैं जिनको शैली गौर से सुन रही थी और वो एक गहरी सोच में डूबी हुई थी।
खैर अब कुछ वक्त के लिए उसके बचपन की झलकी सामने आती है जहां पर वो अकेली रहती थी। कोई भी लड़की उसकी सहेली नहीं होती, कोई उसे पूछता नहीं था सिवाय एक लड़के के जिसको वो पसंद करती थी और वो लड़का भी उसको पसंद करता था। अब एक दिन उसने खेल खेल में 3 सैंड हाउस बनाए थे जिनमें से एक को एक लड़की कुचलकर तोड़ देती है और 3 ही बचते हैं जो कि एक तरह से 3 किलर्स को दर्शाता है। अब शैली उन तीनों को भी तोड़ देती है और अपनी डॉल पकड़कर उदास बैठ जाती है जहां पर उसकी डॉल का फेस सेम उसके मास्क जैसा ही था और ये पेंटिंग उस एयरबीएनबी के अंदर ही मौजूद थी। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, हॉस्पिटल के अंदर माया आराम कर रही होती है जिसे रायन की बहुत याद आ रही थी और वो उसके बारे में सोचने लगती है और जो पल उन्होंने बिताए थे उसके बारे में सोचती है कि तभी नर्स डैनिका उसे दवाई देने आती है जिससे वो टमारा के बारे में पूछती है कि आखिरकार टमारा है कौन। तो डैनिका कहती है कि ये तो उसे भी नहीं पता कि कौन है, बस यहाँ पर लोकल लोगों द्वारा कही जाने वाली एक गोस्ट स्टोरी उसके बारे में है। वो दवाई देकर निकल जाती है और हॉस्पिटल के बाहर दूसरी कोई नर्स स्मोक कर रही होती है जिसे कोई जान से मार डालता है। मीनवाइल माया सो जाती है जिसको रायन का सपना आता है कि वो उसके पास में ही लेटा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसे स्केयरक्रो उसकी जगह दिखाई देता है जिससे वो डर कर जाग उठती है। खैर अब तभी माया की बहन डेबी और डेबी का हस्बैंड हावर्ड ने उसके लिए फूल भेजे थे और डेबी का वीडियो मैसेज भी आता है जिसके अंदर वो कहती है कि जल्दी ही वो माया को पोर्टलैंड के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लेगी जहां पर वो और हावर्ड उसका ख्याल रखेंगे। और आपको याद होगा कि पोर्टलैंड के अंदर ही उसकी जॉब लगने वाली थी जहां पर वो रायन के साथ काफी खुश रहती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, या फिर ये कहें कि किस्मत को, वक्त को ये मंजूर नहीं था। खैर इसी वक्त माया को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसमें किलर उससे ये पूछती है कि टमारा है क्या, और ये सुनकर उसकी आत्मा कांप जाती है, यानी कि वो लोग अभी भी उसके पीछे थे। खैर अब वो बगल वाले वार्ड से आवाजें सुनती है जहां का पेशेंट जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था जिसे कोई खत्म कर देता है। खैर अब तक माया बहुत डर जाती है और इस रूम से निकलकर दूसरी साइड हॉलवे में आती है, लेकिन अब तक लाइट भी चली गई थी और फोन के सिग्नल भी चले गए थे। अब वो आगे चेंबर में छुपने जाती है और स्केयरक्रो मेन एंट्रेंस से अंदर आ जाता है जो कि उसे ही ढूंढ रहा था। वो मौका पाकर यहाँ से भागने लगती है और छोटी लिफ्ट में बैठ जाती है जिसे डॉल फेस पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच गई थी। अब वो लिफ्ट से बाहर आ रही होती है और उसका फोन लिफ्ट में ही रह गया था। तभी वो स्केयरक्रो को देखती है जो कि उसके पास आने लगता है, तो वो भागकर जनरेटर रूम में छुप जाती है। अब यहाँ पर माया एक सिलेंडर के पीछे छुपी हुई थी और स्केयरक्रो उसे सब जगह ढूंढने लगता है। अब गलती से होता यह है कि वो एक मेटल को टच कर देती है जिसकी आवाज से स्केयरक्रो उसके पास आ गया था और वो सिलेंडर के गैस ऑन करके उसके फेस पर छोड़ देती है और मौका पाकर यहाँ से भाग जाती है। अब वो मॉर्ग रूम में आती है जहाँ पर वो दरवाजों को चेक करती है तो एंट्री के अलावा बाकी सभी दरवाजे बंद थे। स्केयरक्रो यहाँ भी आ जाता है, लेकिन अब तक वो एक बॉडी शेल्फ के अंदर छुप गई थी जो कि किसी और की नहीं बल्कि शॉकिंगली रायन की ही थी जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। स्केयरक्रो वहां पर आ जाता है जो कि सभी शेल्फ को चेक करने लगता है और अब स्केयरक्रो जो होता है वो रायन के शेल्फ के सामने भी आ गया था जिससे माया बहुत डर गई थी कि अब उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि तभी किस्मत से हॉस्पिटल का वार्ड बॉय वहां पर आ जाता है और स्केयरक्रो उसे मारकर उसकी बॉडी वहां से ले जाता है। अब माया थोड़ा सा रिलैक्स करती है, लेकिन रायन की लाश देखकर बहुत बुरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि मरने के बाद भी वो उसको प्रोटेक्ट कर ही रहा है। खैर अब वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर मॉर्ग से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। खैर अब बाहर काफी बारिश हो रही होती है और माया यहाँ से वहां मदद लेने के लिए भाग रही थी, लेकिन स्केयरक्रो उसे भागता हुआ देख लेता है। खैर अब वो एक घर के पास आती है जहां पर वो एक गाड़ी को देखती है, लेकिन उसकी चाबियां नहीं थी तो वो आगे निकल जाती है। खैर अब आगे वो एक हॉर्स फार्म हाउस पर जाती है जहां पर फार्म हाउस ओनर उसे चोर समझकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, जिससे वो ये कहती है कि उसे बस पुलिस को कॉल करना है, जिस पर ओनर कहती है कि शेरिफ उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, जिस पर हैरान होकर वो ये पूछती है कि क्यों, लेकिन क्यों। उसका जवाब देने से पहले ही पिनअप गर्ल लाकर ओनर को शूट करके खत्म कर देती है, जैसे कि यहाँ पर कोई नहीं चाहता हो कि पुलिस के बारे में कोई भी किसी को बताए, स्पेशली ये 3 किलर जो थे। अब माया ओनर की गन से पिनअप गर्ल को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो वहां से भाग गई थी कि इसी बीच माया स्केयरक्रो को उसके पास आता देखती है तो गन छोड़कर वहां से डर के मारे भागने लगती है। अब वो घोड़ों के अस्तबल में आती है जहां पर डॉल फेस भी उसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो एक नुकीला औजार लेकर छुप जाती है और मौका पाकर डॉल फेस की थाइज में उसे स्टैब करके वहां से निकल जाती है। अब स्केयरक्रो उसे रास्ते में देख लेता है, जिससे बचकर वो वॉशरूम में छिप गई थी। अब वो वॉशरूम की खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगती है कि इतने में स्केयरक्रो दरवाजा तोड़ने लगता है और थोड़ा सा तोड़कर उसके बाल पकड़ लेता है। अब स्केयरक्रो जो होता है वो माया के सर को पकड़कर 3-4 बार दरवाजे पर मारता है, लेकिन माया किसी तरह से अपने बाल छुड़ाती है, जिसके चलते उसके बाल उखड़ भी गए थे और अब वो विंडो से बाहर निकल जाती है। खैर अब उसे सड़क पर एक गाड़ी आती नजर आती है और इसके अंदर नर्स डैनिका और उसकी रूममेट क्रिस होती है, जहां पर क्रिस एक्स मिलिट्री ऑफिसर है। खैर अब वो इन दोनों से मदद मांगती है और यहाँ पर डैनिका उसे कार में बैठाती है, जो कि ये बोलने लगती है कि माया के घाव के जो टांके हैं ना वो खुल गए हैं और वो पूरे खुल गए तो उसका ब्लड लॉस हो जाएगा, जिससे उसकी जान जा सकती है। वो आगे कहती है कि वो अभी उसे उसके घर ले जा रही है, जहां पर वो उसके घाव को फिर
फिर से ड्रेस कर देगी। लेकिन जब वो कार लॉक करती है ना तो यहाँ पर वो काफी पैनिक करने लगती है और माया चिल्लाने लगी थी, झटपटाने लगी थी। उसके अंदर एक ट्रॉमा बैठ गया था। अब वो बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डैनिका उससे ये कहती है कि वो लोग उसे सेफ जगह पर ही ले जा रहे हैं और वो उनसे बिल्कुल न डरे, जिसके बाद वो शांत होकर उनके घर जाने के लिए मान जाती है। खैर अब वो यहाँ पर जूतों को देखती है जिनको वो पहन लेती है और माया का फर्स्ट एड किट अपने पास रख लेती है और वो भीगी हुई थी तो वो क्रिस उसे अपनी जैकेट भी देती है। अब आगे जाने पर रास्ते में डैनिका को उसके दो दोस्त ग्रेगरी और वेन मिलते हैं जो कि बारिश में घर को जा रहे थे, जो कि बताते हैं कि उनका ट्रक खराब हो गया। अब ये दोनों भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब तक माया का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि सबके सभी किलर्स हैं और वो इन सब में उन तीनों किलर्स को ही देख रही थी। काफी पैनिक भी हो रही थी और मौका पाकर क्रिस का नाइफ उठाकर गाड़ी से बाहर भी कूद जाती है। अब वो जंगलों में भाग जाती है और एक जगह छिप जाती है कि इसी बीच शेरिफ रॉटर और वॉल्टर्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक ट्रक दिखता है और ये वैसा ट्रक है जैसा माया ने बताया था। इधर सुबह होने को थी और माया एक नदी के पास आती है जहाँ पर वो पानी पीने के बाद में अपने घाव को देखती है तो उसके टांके अब तक खुल चुके थे। खैर अब वो खुद ही दर्द झेलकर अपने ही टांकों को लगा लेती है और वहां से आगे निकल जाती है। खैर अब उसे किस्मत से क्रिस की जैकेट के अंदर उसका लाइटर मिल गया था तो वो एक जगह आग जलाकर आराम करने लगती है। अब तभी हम देखते हैं कि ये तीनों मास्क पहने हुए खूनी जो थे वो उसको ढूंढते हुए जंगल में जा चुके थे, जो कि नदी के पास उसकी पट्टी और ड्रेसिंग का सामान देख लेते हैं, यानी कि ये जंगलों से काफी ज्यादा वाकिफ थे। अब ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं कि इसी बीच माया पर एक जंगली सुअर अटैक कर देता है जिसको स्केयर क्रो ने ही पाल कर रखा हुआ था और वो इसे आजाद कर देता है कि वो जंगल में उसको ढूंढे और माया को खत्म कर दे। अब वो पास में पड़ी खराब कार के अंदर छुप जाती है, लेकिन वो सुअर कार का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है तो वो बाहर भागने लगती है। अब ये सुअर जो होता है वो माया के पैर के ऊपर हमला करके उसे काट लेता है, जिससे कि माया को बहुत तकलीफ होती है और वो कुछ पल के लिए शांत सी स्थिर सी हो जाती है। अब वो सुअर अपना हमला रोक देता है और उसके ऊपर से चलकर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना चाकू उठाने आगे बढ़ती है तो फिर से वो उस पर हमला करने लगता है। अब तभी माया जो होती है वो आग जलाई हुई लकड़ियों में से एक को उठाती है और जैसे ही चाकू उसके हाथ लगता है सीधा वो उसको स्टैब कर देती है। अब दोनों ही अपने अपने दर्द में पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सुअर मरता नहीं है, वो उठने लगता है। तो अब माया उसको बार बार स्टैब करके जान से मार डालती है और इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाएगा, जिसके अंदर वो जीत चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि एक घायल हुई माया आगे चलकर इन तीनों किलर से लड़ पाएगी या फिर नहीं। खैर माया यहाँ से निकलने लगती है और थोड़ी देर के बाद में शैली उसको ढूंढती हुई वहां पर आ जाती है, यानी कि पिन अप गर्ल। लेकिन अब उसको माया नहीं मिलती। वो मरे हुए सुअर को देखती है और एक और फ्लैशबैक सामने आता है जब शैली बच्ची हुआ करती थी तो उस लड़के के साथ जिसको वो पसंद करती थी उसके साथ बार्न में पिग्स के साथ खेला करती। वो दोनों एक दिन खेल रहे होते हैं कि तभी दूसरी लड़की वहां पर आती है जिसको कुछ चोट लग जाती है तो वो लड़का उसकी हेल्प करने लगता है, जिससे कि शैली जो थी वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो गई थी, चिढ़ गई थी। खैर वो वहां से भागकर अकेले में बैठ जाती है और एक चूहे के साथ खेलने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उस चूहे को मार डालती है, मतलब कि उसके अंदर अब ईविल जन्म ले चुका था। अब इसी बीच शेरिफ रॉटर और वॉल्टर जो होते हैं वो डाइनर के अंदर बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे कि माया मिसिंग हो चुकी है और अब ये केस बहुत बड़ा हो रहा है तो उनको FBI को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन FBI अगर इन्वॉल्व हुई तो उनसे जुड़ी हुई केस फाइल्स भी खुलेंगी, जो कि वो नहीं चाहते थे, यानी कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया था जो कि गलत था। खैर अब तभी माया घूमते घूमते ठीक उसी एयरबीएनबी तक आ गई थी जहाँ पर उसने और रायन ने स्टे किया था और उसे यहाँ पर पुराने हमलों के विजन्स और रायन की यादें सताने लगती हैं। अब वो रायन की मौत को याद करके टूटने लगती है, लेकिन वो खुद को संभाल कर घर के अंदर पानी पीती है, खाना ढूंढकर खाना खाती है और उसका सामान तो उस रात से यहीं पर था। तो वो अपने कपड़े चेंज करती है, एक चाकू लेती है और बैग में कुछ जरूरत का सामान लेकर यहाँ से जाने लगती है। अब तभी उसे अचानक से कोई आहट महसूस होती है तो वो अलर्ट हो गई थी, लेकिन ये स्टेट पुलिस की तरफ से ऑफिसर बिली है जो कि उसको ही ढूंढते हुए आया था। वो उसे यहाँ से ले जाने के लिए अपनी कार में बैठाता है, लेकिन अब तक दोनों मास्क पहनी हुई लड़कियां वहां पर आकर बिली को खत्म कर देती है और माया बिली की कार लेकर यहाँ से निकल जाती है, यानी कि जो किलर्स थे वो पुलिस वालों को भी मार देते थे। खैर अब कार पर पिनअप गर्ल ने एरो मारे थे तो वो खराब होने लगती है और थोड़ी दूर जाने पर माया को एक घर दिखता है जहाँ पर जाकर वो मदद मांगती है। दरवाजा वेन खोलता है जिसको देखते देखते ही वो बेहोश हो गई थी। अब होश आने पर वहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि उसके घाव साफ कर दिए गए थे, टांके लगा दिए गए थे और कपड़े भी बदल दिए गए हैं। वो रूम से बाहर आती है जहाँ पर उसे ग्रेगरी मिलता है जो कि नशे में था और उससे थोड़ी बदतमीजी भी करने लगता है, लेकिन तभी नर्स डैनिका और क्रिस आकर ग्रेगरी को उसके रूम में भेज देती हैं। माया अभी भी उन लोगों से डर रही थी, लेकिन नर्स डैनिका उसे उसका फोन वापस करती है जो कि उसने हॉस्पिटल की लिफ्ट में छोड़ दिया था, जो कि सफाई करते टाइम हॉस्पिटल कर्मचारी को मिला और वहां से डैनिका उसे अपने साथ ले आई थी। अब माया इन सब चीजों से थोड़ी सी रिलैक्स होकर अपने रूम में आती है जहां पर वो फोन ऑन करती है तो डेबी का टेक्स्ट आया हुआ था जो कि कहती है कि उसे लेने एक एम्बुलेंस आ रही है। खैर
खैर अब जो एम्बुलेंस उसको लेने आ रही थी वो उसी गैस स्टेशन पर रुकती है जहां पर शुरुआती सीन में हमको रूडी दिखाया गया था। अब वो रूडी से ही मिलता है, यानी कि ड्राइवर रूडी से बात करता है और उससे डैनिका के घर का एड्रेस पूछता है। अब रूडी यहाँ पर ये पूछता है कि वो वहां पर क्यों जा रहा है, तो वो बता देता है कि उसे किसी को पिकअप करना है। मीनवाइल घर पर ग्रेगरी माया के रूम में आता है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे उसके अंदर भी स्केयरक्रो की झलक दिख रही थी। अब यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और ऐसी ही एक कॉन्वर्सेशन स्केयरक्रो और माया के बीच आखिरी मूवी में हुई थी। तब वो डरी हुई थी, लेकिन अभी उसके अंदर हिम्मत जाग रही होती है। वो कहता है कि वही अकेली है जो कि बची है और आज तक कोई नहीं बच पाया था और यहाँ पर ये सालों से हो रहा है। वो कहती है कि कितने लोग मारे गए हैं, तो वो बताता है कि 10 से 15 या फिर उससे भी ज्यादा। अब माया ये पूछती है कि क्यों, जिस पर वो बताता है कि क्यों से क्या ही फर्क पड़ता है। अब वो माया से पूछने लगता है कि वो क्या सोच रही है, तो माया कहती है कि वो उस कातिल की जान लेना चाहती है। खैर अब तक डैनिका ग्रेगरी को बुला लेती है, तो वो बाहर निकल जाता है। अब माया दरवाजा लॉक करके उसके सामने टेबल रख देती है। वो विंडो के बाहर देखती है तो ग्रेगरी अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, जिसे डैनिका रोकने की कोशिश करती है और उसके ऊपर गुस्सा भी करती है कि वो बार बार माया से बात करके उसे हैरस ना करे। खैर अभी माया दरवाजे की आवाज सुनती है और पलट कर देखती है तो पिनअप गर्ल दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, जिसे वो रोकती है और इसी बीच पहले से ही डॉल फेस भी वहां पर आ गई थी। अब वो डॉल फेस को सर्जिकल सीजर से स्टैब करके वॉशरूम में छिप जाती है। अब वो थोड़ी देर छुपी रहती है और बाहर से आवाज आनी बंद हो गई थी, तो वो बाहर आती है और हॉल में आने पर ये देखती है कि डॉल फेस और पिनअप गर्ल ने डैनिका और क्रिस को चेयर से बांधकर खत्म कर दिया था। यानी कि ये दोनों लड़कियां यहाँ पर कातिल नहीं थी, वो सीरियसली यहाँ पर माया की हेल्प करना चाहती थी। खैर माया घर के बाहर एम्बुलेंस को देखती है जो कि उसे पोर्टलैंड ले जाने आई थी और उसका ड्राइवर भी अब तक खत्म हो चुका था। साथ ही साथ ये एम्बुलेंस वही किलर्स लेकर आए थे। अब वो एम्बुलेंस के पास जाती है और घर के बाहर उसे वेन की लाश मिलती है। मींस किलर्स ने यहाँ पर सबको ही मार डाला। अब माया एम्बुलेंस के अंदर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ उसे पिनअप गर्ल मिलती है जो कि उस पर हमला करती है, लेकिन माया उसके गले में सीजर्स ही घुसा देती है। यानी कि अब उसको बचने के लिए कातिलों को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ पर खत्म हो जाती। अब आयरनी देखो, पेशेंट खुद ही एम्बुलेंस चलाकर जाने लगती है, लेकिन पिनअप गर्ल अभी भी जिंदा थी जो कि उसका गला घोटने की कोशिश करती है, लेकिन माया एम्बुलेंस ही क्रैश कर देती है और इस क्रैश के अंदर वो तो बच गई थी, लेकिन पिनअप गर्ल वहीं पर खत्म हो जाती है। अब माया उसके पास जाकर उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक उसे गाड़ी की आवाज आती है, तो वो भागकर जंगलों में छुप गई थी। तभी स्केयरक्रो और डॉल फेस पिनअप गर्ल के पास आते हैं और स्केयरक्रो उसका मास्क हटाता है और ये शैली है, ये तो पता था। लेकिन तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं तो शैली उस लड़के को पसंद करती थी, लेकिन एक लड़की उस लड़के के काफी क्लोज हो गई थी। इवन दो एक दिन खेल खेल में उसे किस तक कर देती है और बस इतना ही काफी था। शैली से ये देखा नहीं जाता और वो उस लड़की को पत्थर से कुचल कर पीट पीट कर खत्म कर देती है। वो लड़का इससे बिल्कुल नहीं डरता, उल्टा शैली के साथ आकर उसका हाथ थाम लेता है और यही लड़का फिलहाल बड़ा होकर स्केयरक्रो बना है। अब ये दोनों उसी मरी हुई लड़की के खून से जमीन पर स्माइली बनाते हैं और तब से वो लोग साथ हैं। इनफैक्ट आपको एक डिटेल याद होगी कि पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि एक दरवाजे के साथ में बना हुआ था एक स्माइली और वहां पर हेलो हेलो लिखा गया था। तो ये दोनों ने ही पक्का इसको बनाया होगा, जो कि यहाँ पर इनके फ्लैशबैक की कहानी को जोड़ता है। मतलब कि इन दोनों के अंदर स्टार्टिंग से ही इविल था। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्केयरक्रो यहाँ पर शैली से बहुत प्यार करता था और वो उसकी लाश से लिपट कर रोने लगता है और जंगलों में माया ये सब देख रही होती है। तो क्या अब स्केयरक्रो का गुस्सा और आतंक माया को निगल लेगा, या फिर अब इविल से टकराने के लिए माया अपनी हिम्मत को अपना हथियार बनाएगी? तो ये तो वक्त ही बताएगा, यानी कि स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 के अंदर। और बूम, इसी के साथ में द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 फिल्म की कहानी और चैप्टर 3 भी जल्दी आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर 3 भी यहाँ पर सबसे पहले रिलीज होने वाला है, यानी कि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आएगी। और चैप्टर 3 काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वहां पर हमको और 2 कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई जाने वाली है कि आखिर इन दोनों के साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते वो ऐसे खतरनाक कातिल बन गए थे, या फिर इस टाउन का राज है क्या, यहाँ के लोग क्या करते हैं और पुलिस वालों ने क्या क्या चीजें दबा के रखी हुई है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए